हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 6 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Hope you all will be fine. Today we will read chapter 6 and chapter name is Periodic Classification of Elements. So let's start the chapter. In the last lesson, you have studied about the structure of atoms and their electronic configurations. You have also learned that the elements with similar electronic configurations show similar chemical properties. By the middle of the 19th century, quite a large number of elements, nearly 60, were known. In order to study these elements systematically, it was considered necessary to classify them. In this lesson, you will undertake the journey through the development of classification of elements from ancient to modern. You will also study how some properties of elements vary in the modern periodic table. तो आप लोगों ने लास्ट लेसन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ा। आप लोगों ने एलिमेंट्स और उसके सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उसके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा। लेकिन जब मिडिल 19th सेंचुरी जब था तो उस टाइम एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स नियरली 60 एलिमेंट्स को उस टाइम जाना जाता था और उस चीज़ को पढ़ने के लिए सिस्टमैटिक ढंग से उसे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हुई, क्योंकि उतने लार्ज एलिमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। तो इस चैप्टर में आप लोग जर्नी पढ़ोगे डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन का, कि कैसे एंशिएंट से मॉडर्न में इसका क्लासिफिकेशन का जर्नी कैसे कैसे हुआ। और आप लोग इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट्स की पढ़ोगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Now we see what is the need for classification of elements. You must have visited a chemist shop. Several hundred medicines are stored in it. In spite of this, when you ask for a particular medicine, the chemist is able to locate it easily. How is it possible? It is because the medicines have been classified into various categories and subcategories and arranged accordingly. This makes their location an easy task. तो आप लोगों को कभी ना कभी केमिस्ट शॉप में गए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं उनके स्टोर में अवेलेबल। और इन सब के बावजूद अगर आप उन्हें किसी पार्टिकुलर मेडिसिन का नाम बोलते हो, पार्टिकुलर मेडिसिन का नाम लेते हो, तो वो क्या करते हैं, जो केमिस्ट है वो इजीली आपको उस मेडिसिन को निकाल के दे देते हैं। तो ये कैसे संभव है कि उतने सारे मेडिसिन के बीच में आपको वो पार्टिकुलर मेडिसिन को निकाल के देते हैं? क्योंकि उन्होंने मेडिसिन को क्लासिफाई करके रखा हुआ होता है कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में, और ये उनके लोकेशन को इजी टास्क के रूप में हेल्प करता है लोकेट करने में मेडिसिन को। Before the beginning of the 18th century, only a few elements were known, so it was quite easy to study and remember the properties of those elements and their compounds individually. However, by the middle of the 19th century, more than 60 elements had been discovered. The number of compounds formed by them was also enormous. With the increasing number of elements, it was becoming more and more difficult to study their properties individually. Therefore, the need for their classification was felt. This led to the classifications of various elements into groups, which helped in the systematic study of elements. तो जब 18th सेंचुरी का जब बिगनिंग हो रहा था तो उस टाइम बस फ्यू एलिमेंट्स को जाना जाता था, और ये इजी था कि उसे आप उसके प्रॉपर्टीज को, उस एलिमेंट्स के और उसके कंपाउंड्स को इंडिविजुअली आप स्टडी कर सको। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी का मॉडल स्टार्ट हुआ तो उसमें उस टाइम 60 एलिमेंट से ज़्यादा का डिस्कवरी हो चुका था, और जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स थे एलिमेंट्स के वो भी बहुत ज़्यादा थे। और जैसे ही इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ तो ये क्या हुआ कि जो ये मोर ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा कि आप उसके प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली स्टडी कर सको। तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई, और इससे क्लासिफिकेशन हुआ वेरियस एलिमेंट्स का, जिसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और ये सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में हेल्प किया। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। Scientists, after many attempts, were successful in arranging various elements into groups. They realized that even though every element is different from others, yet there are a few similarities among some elements. Accordingly, similar elements were arranged into groups, which led to classification. Various types of classifications were proposed by different scientists.
The first classification of elements was into two groups, metal and nonmetals. This classification served only limited purpose, mainly because some elements like germanium and antimony showed the properties of both metals and nonmetals. They could not be placed in any of the two classes. तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, फिर उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुल भी वो हो गए अरेंजिंग वेरियस एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया ग्रुप्स में, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो जितने भी एलिमेंट हैं वो डिफरेंट है दूसरे से, और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है एलिमेंट्स के बीच, और उन्होंने इस बेसिस पे क्या किया, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उसको उन्होंने अरेंज किया ग्रुप्स में, और जिससे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, क्लासिफिकेशन करना। और जो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन था वो डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू प्रपोज किया गया था। और जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का वो टू ग्रुप्स में किया गया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स। और ये जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए था, मेनली जो मेनली जो एलिमेंट्स थे जैसे कि जर्मेनियम हो गया और एंटीमनी थे, वो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता था, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का। तो उसे ना ही हम लोग मेटल्स के कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते थे और ना ही नॉन मेटल्स के। So scientists were in search of such characteristic of an element which would never change. After the work of William Frost in 1815, it was found that the atomic mass of an element remains constant, so it could form the basis for a satisfactory classification. Now you will learn about the four major attempts made for classification of elements. They are as follows: Dobrinier's triads, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic law and periodic tables, modern periodic table. जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट की सर्च करने की कोशिश की है, जिसमें जो उसका कैरेक्टरिस्टिक था एलिमेंट का वो कभी चेंज ना हो। और बहुत ही मेहनत के बाद जो हमारे विलियम फ्रोस्ट 1815 में उन्होंने ऐसा पाया कि जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का वो कांस्टेंट है, तो उन्होंने उसके बेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री क्लासिफिकेशन किया। अब आप लोग पढ़ोगे फोर मेजर अटेम्प्ट्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए किए गए, और वो है डॉबर्नियर्स ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Dobrinius triads. In 1829, J.W. Dobrinier, a German chemist, made groups of three elements each and called them triads. All three elements of a triad were similar in their physical and chemical properties. He proposed a law known as Dobrinier's law of triads. According to this law, when elements are arranged in order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was nearly equal to the arithmetic mean of the other two, and its properties were intermediate between those of the other two. 1829 में J.W. डॉबनियर एक जर्मन केमिस्ट है, उन्होंने ग्रुप्स थ्री एलिमेंट्स के बनाए और उन्होंने उसका नाम ट्रायड्स रखा। और ये जो तीन एलिमेंट्स है ट्रायड में वो सिमिलर उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज था। उन्होंने एक लॉ निकाला जिसका नाम उन्होंने डॉबनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स रखा। उनके लॉ के अनुसार जो एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो जो एटॉमिक मास था मिडिल एलिमेंट का वो नियरली किसके इक्वल था, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो जो इंटरमीडिएट था वो दोनों एलिमेंट से मिलता जुलता था। So here is your table 6.1 which shows Dobrinier's triads of elements. Here is your element, its atomic mass and mean of 1 and 3rd. So in first, lithium, sodium and potassium, and their respective mass is 7, 23 and 39. And their mean is 7 plus 39 हमने डिवाइड किया 2 से, तो इसका 23 निकला जो कि एग्जैक्टली सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। सेकेंड में उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बैरियम का निकाला जिसका रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास है 40, 88, 137। उन्होंने 40 को 137 से प्लस किया और उन्होंने 2 से डिवाइड किया, तो उसका जो मीन निकला फर्स्ट और थर्ड का मिला के वो 88.5 था, जो कि अप्रॉक्सीमेट था स्ट्रॉन्टियम के 88 के, अप्रॉक्सीमेट था, वो एग्जैक्ट नहीं था। थर्ड में उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का निकाला और इसका जो रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास है वो 35.5 है, 80 एंड 127। उन्होंने ऐड किया 35.5 को 127 से, उसके बाद उन्होंने 2 से डिवाइड किया अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, तो जिसका मीन आया वो 81.25 था, जो कि अप्रॉक्सीमेट ब्रोमीन के एटॉमिक मास के जैसा था, बट एग्जैक्ट नहीं था इसमें भी। So this classification did not receive wide acceptance since only a few elements could be arranged into triads. तो ये जो classification था उसको wide acceptance नहीं मिला क्योंकि सिर्फ कुछ ही elements को arrange कर सकते थे triads में। So Newland's law of octaves, अब हम लोग देखेंगे जो Newland's law of octaves था उसमें क्या था। In 1864, an English chemist John Alexander Newlands arranged the elements in the increasing order of their atomic masses, then called atomic weight. He observed that every each element had properties similar to the first element.
Newlands called it the law of octaves. It was due to its similarity with musical notes, where each note is the repetition of the first one as shown below. 1864 में इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, जिसे एटॉमिक वेट उसके बाद बोला जाने लगा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एवरी 8 एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर में है। न्यूलैंड्स ने इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया, और ये जो सिमिलैरिटी था म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से, वो जो एवरी 8 नोट था वो रिपीटेशन था फर्स्ट नोट का। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो सारे गामा पा था नी सा है, इसमें जो फर्स्ट नोट है और जो 8 नोट है वो दोनों सिमिलर है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स गिवन बाय न्यूलैंड्स is given in table 6.2. Starting from lithium, the 8th element is sodium and its properties are similar to those of the lithium. Similarly, beryllium, magnesium and calcium shows similar properties. Fluorine and chlorine are also similar chemically. तो जो अरेंजमेंट था एलिमेंट का न्यूलैंड्स के द्वारा वो टेबल 6.2 में शो किया गया, और स्टार्टिंग उन्होंने लिथियम से किया, तो 8 एलिमेंट उसका सोडियम था, उसका जो प्रॉपर्टी था वो लिथियम के सिमिलर था। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फ्लोरीन में भी देखा जा सकता है कि जो ये केमिकली ये सिमिलर है। Here is your table 6.2 which shows arrangement of some elements with their atomic masses according to the law of octaves. Here is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium, and calcium. So the merits of Newland's law of octaves classification are. हम लोग यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के मेरिट्स को देखेंगे। एटॉमिक मास वाज मेड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो एटॉमिक मास था। Periodicity of properties. The repetition of properties after a certain interval was recognized for the first time. तो जो properties का periodicity था वो उसका जो repetition था properties का पहली बार means recognize किया गया था। The demerits of Newland's law of octaves are. तो यहाँ पे हम लोग demerits देखेंगे Newland's law of octaves का। It was not applicable to elements of atomic masses higher than 40 U. Hence, all the 60 elements known at that time could not be classified according to this criterion. ये जो एलिमेंट्स था इसका जो बेसिस था एटॉमिक मास 40 यू से जिसका ज़्यादा था वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, और जो 60 एलिमेंट्स उस टाइम जाना जाता था उसको इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता था। विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस इट वाज फाउंड दैट इट वाज द 9th एलिमेंट व्हिच हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट वन एंड नॉट द 8th एलिमेंट। दिस रिजल्टेड इन द रिजेक्शन ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ ऑक्टेव। तो जैसा कि डिस्कवरी हुआ था नोबेल गैसेस का, तो ये पाया गया कि जो 9th एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट के, ना कि 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टीज मिलता है फर्स्ट एलिमेंट से। तो ये जो आइडिया था इसका वो पूरी तरह से रिजल्ट इसका रिजेक्शन की ओर चला गया। The basic idea of Newlands for using the atomic mass as the fundamental property for classification of elements was pursued further by two scientists, Lothar Meyer and de Mendeleev. Their main achievement was that they both included almost all the known elements in their work. We shall, however, discuss the classification proposed by Mendeleev, which was accepted more widely and is the basis of the modern classification. तो जो बेसिक आइडिया था न्यूलैंड्स का उसके बाद एटॉमिक मास के ऊपर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, तो ये दो साइंटिस्ट के द्वारा परस्यूट किया गया था। बस दो साइंटिस्ट ने भी इस के ऊपर वर्क किया था जो कि लॉथर मेयर थे और डी मेंडलीव थे। उनका जो मेन अचीवमेंट था उन्होंने दोनों ने क्या किया कि जो उस टाइम के जो नॉन जितने भी ऑल नॉन एलिमेंट्स उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया और उन्होंने उसको डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया जो मेंडलीव ने किया था वो एक्सेप्ट किया गया क्योंकि जो उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो सही था। तो हम लोग देखते हैं कि जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था और पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल था वो क्या था। हियर इज योर Mendeleev's periodic law and periodic table. Dmitry Mendeleev, also spelled as Mendeleev or Mendeleev, a Russian chemist, studied the properties of all the 63 elements known at that time and their compounds. On arranging the elements in the increasing order of atomic masses, he observed that the elements with similar properties occur periodically. In 1869, he stated this observation in the form of the following statement, which is known as the Mendeleev's periodic law. जो डीमेट्री मेंडलीव थे उन्हें मेंडलीव और मेंडलीव भी बोला जाता है, वो एक रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने प्रॉपर्टीज और जितने भी 63 एलिमेंट्स के उनका उन्होंने स्टडी किया जो उस टाइम में जाने जाते थे उसके कंपाउंड्स को। उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एलिमेंट्स है उनका जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिकली हो रहा है। 1869 में उन्होंने स्टेट क्या किया
ऑब्जर्वेशन को अपना कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, उससे उन्होंने नाम दिया मेंडलिस पीरियोडिक लॉ। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का, वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक मासेस का। अ पीरियोडिक फंक्शन इज द वन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर certain interval. Mendeleev arranged the elements in the form of a table which is known as the Mendeleev periodic table। तो जो पीरियोडिक फंक्शन था वो सर्टेन इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा था। मेंडलिस ने इसे टेबल के फॉर्म में अरेंज किया और उसने उनका नाम दिया मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। Mendeleev's periodic table. Mendeleev arranged the elements in the increasing order of their atomic masses in horizontal rows till he came across an element whose properties were similar to those of the first element. Then he placed this element below the first element and thus started the second row of class elements. जो मेंडलीव थे उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और हॉरिजॉन्टल रोज में से डाला। ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया कि जो प्रॉपर्टीज था वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है। तो उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट का जैसे उन्होंने पहले रो बनाया, उसके बाद जो उसका सेकंड रो उन्होंने इस तरीके से बनाया, तो जो सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने डाला वो मैच करेगा फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से। ओके, the success of Mendeleev's classification was due to the fact that he laid more emphasis on the properties of elements rather than on atomic masses. Occasionally, he could not find an element that would fit it in a particular position. He left such positions vacant for the elements that were yet to be discovered. He even predicted the properties of such elements and of some of their compounds fairly accurately. In some cases, he even reversed the order of some elements if each better matched their properties. Proceeding in this manner, he could arrange all known elements in his periodic table. तो उन्होंने जो मेंडलिव्स क्लासिफिकेशन था वो उसका सक्सेस क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने उस फैक्ट का इस्तेमाल किया कि उन्होंने एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज था वो एटॉमिक मास के उन्होंने एटॉमिक मास को क्या किया था, एटॉमिक मास के थ्रू उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन नहीं किया था। और उन्होंने ये भी पाया कि जो एलिमेंट है वो फिट हो रहा है पर्टिकुलर पोजीशन में, तब उन्होंने उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। और जो जगह में जहाँ पे जो एलिमेंट फिट नहीं हो पा रहा था पर्टिकुलर पोजीशन में, तो उन्होंने क्या किया कि उस पोजीशन को उन्होंने वेकेंट छोड़ दिया ताकि वो जो फ्यूचर में जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो तो वो उसमें जा सके। और उन्होंने क्या किया, जो प्रॉपर्टीज था ऐसे एलिमेंट्स का और जिसका जो कंपाउंड था जिसका फेयरली जो भी प्रॉपर्टीज था वो जब एक्यूरेट हो रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ को अपने क्लासिफिकेशन में डाला। और जो जगह उन्होंने छोड़ दिया कि ताकि जो भी फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स का डिस्कवर होता है तो उसका जो प्रॉपर्टीज हो उसके अकॉर्डिंग वो उस जगह पे वो फिट बैठ सके। और कुछ केसेस में उन्होंने क्या किया कि वो अपने ऑर्डर को उन्होंने रिवर्स किया, मीन्स उल्टा कर दिया एलिमेंट्स का। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे उन्होंने जो प्रॉपर्टीज था जो मैच हो रहा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डाला और इस मैनर में उन्होंने अरेंज किया जितना भी एलिमेंट्स उस टाइम में जाना जाता था उसे अपने पीरियोडिक टेबल में। व्हेन मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड दिस पीरियोडिक टेबल वाज मॉडिफाइड एंड dated to include them. One more group, zero group, had to be added when noble gases were discovered. तो जब एलिमेंट्स का जब उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया तो उसके बाद भी एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ और उन्होंने उस टेबल का मॉडिफिकेशन किया, अपडेट किया उन्होंने। उसके बाद जब उन्होंने एक और ग्रुप को ऐड किया, जीरो ग्रुप, जब नोबेल गैस का डिस्कवरी हुआ था तब। हियर इज द टेबल 6.3 मेंडलिव्स अपडेटेड पीरियोडिक टेबल। इसमें जो टेबल है उसमें आपको मेंडलिव्स का अपडेटेड पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। ओके, main features of Mendeleev's periodic table. Let's see what was the main features of Mendeleev's periodic table. The following are the main features of this periodic table. The elements are arranged in rows and columns in the periodic table. तो जितने भी elements थे वो rows और columns में periodic table में arranged थे। The horizontal rows are called periods. There are 6 periods in the periodic table. These are numbered from 1 to 6 Arabic numerals. Each one of the 4th, 5th and 6th periods have 2 series of elements. तो जो हॉरिजॉन्टल रोज था उसे पीरियड्स बोला गया और उसमें 6 पीरियड्स थे पीरियोडिक टेबल में। और इसका नंबर अरेबिक न्यूमरल्स में से डाला गया 1 to 6 में। और इसका जो ईच जो 4th, 5th और 6th पीरियड्स था उसमें 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स थे। Properties of elements in a given period show regular gradation, that is increase or decrease from left to right. तो जो प्रॉपर्टीज था एलिमेंट्स का गिवन पीरियड में वो रेगुलर ग्रेडेशन दिखा रहा था, दैट मीन्स इंक्रीज या फिर डिक्रीज दिखा रहा था लेफ्ट टू राइट।
The vertical columns present in it are called groups. There are 8 groups numbered from 1 to 8 Roman numerals. तो जो वर्टिकल कॉलम्स था पीरियोडिक टेबल में उसे उन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया और इसमें जो 8 ग्रुप्स है वो रोमन न्यूमरल्स में प्रेजेंट उसको लिखा गया था 1 to 8. ओके, groups 1 to 7 are further divided into A and B subgroups. However, group 8 contains 3 elements in each of the 3 periods. तो जो ग्रुप 1 से 7 था उसे उन्होंने और डिवाइड किया A और B सब ग्रुप्स में, और जो ग्रुप 8 था वो कंटेन क्या कर रहा था 3 एलिमेंट्स को 3 अपने पीरियड्स में. All the elements present in a particular group are chemically similar in nature. They also show a regular gradation in their physical and chemical properties from top to bottom. तो जितने भी एलिमेंट्स थे प्रेजेंट पर्टिकुलर ग्रुप में वो केमिकली सिमिलर थे अपने नेचर में, और उन्हें रेगुलर ग्रेडेशन शो करा था, चाहे वो फिजिकली हो या फिर केमिकली हो अपने प्रॉपर्टीज में, टॉप से बॉटम. तो मेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन पीरियोडिक मेरिट्स ऑफ मेंडलेस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. तो हम लोग वहाँ पे अभी मेन फीचर्स के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे हम लोग मेरिट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या मेरिट्स थे मेंडलेस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के. Classification of all elements. Mendel's classification included all the 63 elements known at that time on the basis of their atomic mass and facilitated systematic study of elements. जो मेंडल्स थे उन्होंने जो उस टाइम 63 एलिमेंट्स को जाना जाता था उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बेसिस पे उन्होंने इसको क्लासीफाई किया और उन्हें प्रोवाइड किया कि हम लोग उसे सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ सके. Correction of atomic masses. Atomic masses of some elements like beryllium, gold, indium were corrected based on their position in table. इन द टेबल तो उन्होंने अपने टेबल में जो बेरिलियम था, गोल्ड था, इंडियम था, उसको करेक्ट फिर से उन्होंने करेक्ट किया उसके पोजीशन टेबल के पोजीशन में. यहाँ पे बॉक्स 1 में दिखाया गया कि जो इंडियम had been assigned an atomic mass of 76 and valency of 2. On the basis of its position in the periodic table, Mendel predicted its atomic mass to be 113.1 and its valency to be 3. The accepted atomic mass today is 114.82 and valency is 3. तो जो इंडियम था उन्होंने उसका क्या उन्होंने असाइन किया, तो जो उसका एटॉमिक मास था वो 76 था और जो वैलेंसी था वो 2 था. ठीक है, उसके पोजीशन के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में, और जो मेंडल ने उन्होंने प्रेडिक्ट किया जो एटॉमिक मास इसका वो 113.1 है और इसका जो वैलेंसी है वो 3 है. लेकिन आज जो एक्सेप्ट किया गया एटॉमिक मास इंडियम का वो है 114.82 और जिसका वैलेंसी है वो 3 है. तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस का तो हम लोग देख लिए. अब हम लोग देखेंगे किसका प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. अब उन्होंने कुछ न्यू एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया, मीन्स अपने एलिमेंट्स में जोड़ा अपने टेबल में, तो उसे हम लोग देखते हैं. Mendeleev arranged the elements in the periodic table in increasing order of atomic mass, but whenever he could not find out an element with expected properties, he left a blank space. He left this space blank for an element yet to be discovered. He even predicted the properties of such elements and also of some of their compounds. For example, he predicted the existence of unknown element for the vacant space below silicon and thus belonging to the same group 4th B of the periodic table. He called it Eka silicon, meaning one position below silicon. Later in 1886, C.A. Winkler of German discovered this element and named it as germanium. The predicted and the actual properties of these elements were remarkably similar. Eka boron, scandium, and Eka aluminum, gallium are two more examples of unknown elements predicted by Mendeleev. जो मेंडलेव थे उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग. लेकिन उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जब एलिमेंट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग नहीं, तो उन्होंने उस स्पेस को ब्लैंक छोड़ दिया. उन्होंने स्पेस को ब्लैंक छोड़ा, उसके बाद जो एलिमेंट्स इसलिए छोड़ा क्योंकि जो एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर होने वाले थे फ्यूचर में उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया. उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज का उन्होंने प्रेडिक्शन किया. इट मीन्स जो ऐसे एलिमेंट्स और इसके जो कंपाउंड्स थे, जैसे कि एग्जांपल के क्या किया था उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन एलिमेंट, जो अभी तक एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था उसके एग्जिस्टेंस के उन्होंने स्पेस को वैकेंट छोड़ दिया था. जैसे कि उन्होंने सिलिकॉन के पास एक स्पेस 4th B में छोड़ दिया पीरियोडिक टेबल में, और उन्होंने स्पेस को छोड़ के वहाँ पे क्या लिखा इका सिलिकॉन, मीनिंग इसका वन पोजीशन बिलो सिलिकॉन में, सिलिकॉन के बिलो में अभी एक पोजीशन छोड़ दिया उन्होंने. किसके लिए, तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक उसका डिस्कवरी नहीं हुआ था. और बाद में उन्होंने क्या किया, लेटर उन्होंने
बाद में 1886 में जो सीए विंकलर थे, उन्होंने जर्मनी में डिस्कवर किया अपने एलिमेंट को, और उन्होंने नाम क्या दिया इसका, जर्मेनियम। और उन्होंने इसके प्रॉपर्टीज को, एक्चुअल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स का था उसको प्रेडिक्ट किया बॉक्स में। और आप जैसे कि बॉक्स में देख सकते हो, जो ए का बोरोन था स्कैंडियम और ए का एल्यूमिनियम गैलियम, उसका जो स्पेस छोड़ा था उसमें वो फिट बैठ गया। तो जो एलिमेंट था, प्रेडिक्टेड एलिमेंट था अननोन एलिमेंट्स का, मेंडलीव के द्वारा वो अपने टेबल में उस स्पेस छोड़ दिया, बाद में डिस्कवरी के बाद वो अननोन एलिमेंट्स उसमें फिट आ गया। So, valency of elements. Mainly's classification helped in understanding the valency of elements. The valency of elements is given by the group number. For example, all the elements in group 1, that is lithium, hydrogen, sodium, potassium, rubidium, calcium have valency 1. तो जो मेंडलिस का जो क्लासिफिकेशन था वो उन्हें वैलेंसी जितने भी एलिमेंट्स के थे उसको समझने में उन्होंने हेल्प किया। जैसे कि जो वैलेंसी था एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर में, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गए जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में थे, जैसे लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कैल्शियम, उन सबका वैलेंसी कितना था, 1 था। Effects of Mendel's periodic table. Mendel's periodic table was great success, yet it had the following defects. तो जो मेंडेल्स का पीरियोडिक टेबल था उसका बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला, लेकिन उसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे। वो कैसे हैं? Position of hydrogen. The position of hydrogen, which is placed in group 1A along with alkali metals, is ambiguous as it resembles alkali metals as well as halogens. Group 7 थे। तो उन्होंने जो हाइड्रोजन का जो पोजीशन दिया था ग्रुप 1A में अल्कली मेटल्स के साथ, वो बहुत ही मिक्स जैसा हो जाता है, क्योंकि जो अल्कली मेटल्स था उसके और जो हेलोजन ग्रुप 7 थे में था उसका दोनों का पोजीशन जो था वो एक जैसा लग रहा था, तो ये चीज़ गड़बड़ हो गया था उनसे। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, उन्होंने आइसोटोप्स की पोजीशन को क्या बताया? ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक masses, therefore each one of them should have been assigned a separate position. On the other hand, they are all chemically similar, hence they should all be placed at the same position. In fact, Mendel's periodic table did not provide any space for different isotopes. For example, two isotopes of carbon are represented as C612 and C614, but placed at the same position. तो जितने भी आइसोटोप्स थे एक एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या किया कि उन सबको वो उन सबको क्या करना चाहिए था कि उन्हें सेपरेट पोजीशन को असाइन करवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक तो वो केमिकली सिमिलर थे और इन्हें एक सेम पोजीशन पे रखना चाहिए था, लेकिन जो मेंडलिव थे पीरियोडिक टेबल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने इसके लिए कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं किया डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन को जो दो आइसोटोप्स है 6C12 एंड 6C14, उन्होंने इसके पोजीशन को सेम पोजीशन कोई उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाया। एनोमॉलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो एनोमॉलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है। पहले मीन्स एनोमॉली मीन्स डिविएशन फ्रॉम कॉमन रूल, इरेगुलरिटी, एबनॉर्मल एक्सपेक्टेशन। एनोमैली क्या है कि जो कॉमन रूल चल रहा है उसका डिविएशन मीन्स उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। फिर इरेगुलरिटी मीन्स वो रेगुलर नहीं है, उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो नॉर्मल नहीं है, इस टाइप से। ओके, so at some places an element with greater atomic mass had been placed before an element with lower atomic mass due to their properties. For example, cobalt with higher atomic mass 58.9 was placed before nickel with lower atomic mass 58.7. Such pairs are tellurium 127.6 is placed before iodine 126.9 and argon 39.9 is placed before potassium 39.1. तो कुछ प्लेसेस पे जो एलिमेंट थे इसमें जो ग्रेटर एटॉमिक मास था उसको भी किसके पहले डाल दिया गया, जिसका एलिमेंट का लोअर एटॉमिक मास है, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज था वो मैच कर रहा था। जैसे कि एग्जांपल में जो कोबाल्ट था उसका जो हायर एटॉमिक मास है वो 58.9 है, उसको उन्होंने निकेल से पहले डाल दिया जिनका जो एटॉमिक मास है वो है 58.7। और ऐसे भी दो पेयर और है, टेलोरियम और आयोडीन का, इधर आर्गोन और पोटेशियम का। Grouping of chemically dissimilar elements. Elements such as copper and silver have no resemblance with alkali metals, lithium, sodium, etc., but have been grouped together in the first group. जो एलिमेंट था जैसे ये कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इसका कोई भी मैच नहीं था अल्कली मेटल्स, लिथियम और सोडियम से, बट उन्होंने इस चीज को एक ग्रुप में डाल दिया। Separation of chemically similar elements. Elements which are chemically similar such as gold and platinum have been placed in separate groups. तो ऐसे एलिमेंट जो कि केमिकली सिमिलर थे जैसे गोल्ड हो गया या प्लेटिनम हो गया, उन्होंने उसके सेपरेट ग्रुप में डाल दिया। ओके, एंड हियर इज योर इंटेक्स क्वेश्चन 6.1. Try to solve all these questions. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें हमारे साथ, और इंटेक्स कोचिंग बनाने का
कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।